चलो, क्या हाल है आप सबके? होप ऑल यू आर फाइन, सेफ एंड वर्किंग हार्ड ऑन योर स्टडी। यस, बहुत अच्छा मौका मिला है आपको अपने आप से रूबरू होने का, अपनी स्टडी से रूबरू होने का और अपना एक सेल्फ स्टडी प्लान बनाने का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हमारी क्लास चल रही थी सैलरी में। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा बेटा, सैलरी चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान रहे एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं पूरा आपका अगर देखा हो आपने तो मैं आपकी क्लास को आजकल पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ और फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फील वो ही मिले जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ बात मैं आपसे कहूँगा मेरे दोस्त, कि ये जो क्लास है सैलरी क्लास बड़ा लंबा है यार। सैलरी चैप्टर बहुत लंबा है, टैक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है ये सैलरी। और ये हमको इस तरह से यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ साथ में अपनी सारी क्लासेस को रिवाइज करते जाएं बेटा। आप साथ साथ में अपनी सारी क्लासेस को क्या कर दें, रिवाइज करते जाएं। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे का तो पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। अभी हमारे रिवीजन टेस्ट भी नहीं हो रहे, संडे असेसमेंट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है ना कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ प्यारे प्यारे भिन्न बच्चे लोग हैं जिनका खुद पे कंट्रोल है ही नहीं, बिजी हैं साहब। वो तो अलग अलग वीडियो गेम में अलग अलग लेवल पार कर रहे हैं साहब, और उसका स्टेटस डाल रहे हैं कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया। वाह, बधाई हो आपको जिसने भी किया है ये कार्यक्रम। आप सुन ही रहे हैं तो देख ही समझ ही रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो अब देखिए, चलेगा, इट्स योर विश कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं समय को, क्योंकि मैं जहाँ तक आप तक पहुँच सकता हूँ उतना ही पहुँच पाऊँगा अभी इस लॉकडाउन पीरियड में। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास सैलरी की क्लास हमारी चल रही थी, और जो लास्ट हम देख रहे थे, हम परक्विजिट्स देख रहे थे। और परक्विजिट्स में हमने क्या देखा था कि यार लास्ट हमने देखा था लीव ट्रैवल कंसेशन देख लिया था, एलटीसी हमने देख लिया था। तो अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में था साहब? ये था आपका पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में था। आज हमको करना है मेडिकल फैसिलिटी। आज हमको क्या करना है बेटा? मेडिकल फैसिलिटी। इसको हमें काम में इस पूरी फैसिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो उसमें हम ये सारी फैसिलिटीज़ एक साथ में डिस्कस कर लूँगा। यस, तो आज की क्लास रहेगी, कल की क्लास थी आपकी एलटीसी की, आज की क्लास है मेडिकल फैसिलिटी की, और जो कल क्लास बनेगी वो इन सब पे एक साथ में क्लास बन जाएगी। चलिए साहब, अब मेडिकल फैसिलिटी को शुरू करते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी आपको कैसे दी जा सकती है? मेडिकल फैसिलिटी कैसे दी जा सकती है? तो देखिए, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दो तरीके से दे सकता है। या तो वो क्या करे कि उसके नाम की, किसके नाम की? एम्प्लॉय के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग नाम से ली जा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। हेल्थ हो चाहे पर्सनल एक्सीडेंट हो या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो, अगर ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम से ले रखी है, या एम्प्लॉय के नाम से या उसके फैमिली मेम्बर के नाम से पॉलिसी है, उसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो बच्चा जी, ऐसी कंडीशन में यह अमाउंट पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। एनी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ of employee or his household member, any insurance premium on the health of SSE, on the health of employee or his household member paid by the employer, always not taxable, always not taxable। but यहाँ पे अगर मैं कहूँ, वो जो स्कीम है, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, वो प्रीमियम जो स्कीम है अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए इंश्योरेंस को गवर्न करने का ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक संस्था है। तो हाँ जी, अथॉरिटी है। कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है साहब आपकी? पहली कौन सी थी आपकी? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। तीसरा क्या है आपका बेटा जी? दैट इज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हेल्थ हो चाहे पर्सनल हो चाहे ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो, इन तीनों का जो पेमेंट होगा, इन तीनों का जो प्रीमियम है, अगर आप पे कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम क्या होगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा
कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो इस प्रीमियम का पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? इस प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसको याद करने का तरीका मैं क्या कहता हूं? एचपी गैस का प्रीमियम। इसको याद करने का तरीका क्या है आपका? एचपी गैस का प्रीमियम नॉट टैक्सेबल। अब एच का मतलब क्या हो गया? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। पी का मतलब क्या हो गया? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम। और जी यानी गैस का मतलब क्या हो गया? ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इनका यदि कोई प्रीमियम आपने आपने मतलब आपके लिए एम्प्लॉयर ने पे किया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो दैट इज, ये क्या हो गया आपका? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। अब दोस्त मैं जो बात करने वाला हूं, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, और किस तरह से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल की फैसिलिटी दे सकता है? मान लो कि मेरे पास में एक एम्प्लॉय काम करता है, चलिए मैं नाम लेता हूं अमन चौहान। हाँ जी, खूब सारा उसका कुछ, उसके पास में बहुत बड़ी बीमारी है बेटा, पढ़ाई ना करने की बीमारी। मैंने कहा ले भाई, हर महीने मैंने उसको 3,000 रुपये फिक्स कर दिया, ले अपनी इस पढ़ाई ना करने की जो बीमारी है इसका इलाज करवा ले। यस, बहुत सारे एक्सक्यूज, अ बुक ऑफ टोटल एक्सक्यूज। तो मैंने उसको बोला कि ले भैया ये फिक्स अमाउंट ले और इसकी तू क्या कर ले, इसका तू मेडिकल के लिए मैंने उसको फिक्स अमाउंट दे दिया। तो बताओ ये क्या परक्यूजिट्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर इज इट परक्यूजिट्स और नॉट? नो, इट इज नॉट परक्यूजिट, क्योंकि मैं एक फिक्स अमाउंट दे रहा हूं। अब वो उस 3,000 रुपये का, या तो अपना इलाज करा रहा है या कहीं और खर्च कर रहा है, मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बेटा जी वो क्या है? अलाउंसेस हैं। और ऐसा अलाउंसेस कहाँ पढ़ा है क्या आपने? नहीं, आपने कहीं नहीं पढ़ा है। तो जो अलाउंसेस आपने कहीं नहीं पढ़े हैं वह क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ध्यान रख, समझ में आ रही है बात? तो फिक्स मेडिकल अलाउंस यदि कुछ है तो हमेशा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। चलिए साहब, अब मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, और मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यानी अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का खुद ही इलाज करवा रहा है। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का खुद ही इलाज करवा रहा है, या फिर क्या हो रहा है? वह इलाज तो करवा रहा है, एम्प्लॉय अपना इलाज करवा रहा है और उसका खर्चा किससे ले रहा है? एम्प्लॉयर से ले रहा है। अब ये ऊपर की दोनों वाली बातें, ऊपर की जो दो बातें हैं, ये बात कहूँ या ये बात कहूँ? हाँ जी, अगर मैं ये कहूँ या फिर मैं ये बात कहूँ, ये ऊपर की इन दो बातों की बातें नहीं कर रहे। अब नाउ फिक्स मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। यस, मेडिकल फैसिलिटी। अब ये जो मेडिकल फैसिलिटी है हाँ जी, ये कहाँ पे हो सकती है? पहला, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। वो कैसे कैसे हो सकता है? देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपना खुद का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश कर दिया, आज टाटा, रिलायंस, इनके अपने अपने हॉस्पिटल्स भी हैं। रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए अपना खुद का एक हॉस्पिटल है। हाँ, तो रेलवे का हॉस्पिटल है। अगर अपने आपके एम्प्लॉयर ने अपना खुद का एक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश कर दिया है और अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके घर वालों को उसने बोल दिया है, या उसने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया तुम और तुम्हारे घर वालों का ट्रीटमेंट मेरी तरफ से तुम अपने इस हॉस्पिटल में, जो मैंने अपना हॉस्पिटल लगाया उसमें तुम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट मिल सकता है? कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट मिल सकता है? तो ट्रीटमेंट यानी अगर आप मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट इज टेकन एट, कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो ऐसा कोई हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयर के द्वारा या उनके द्वारा ही बनाया गया है, उनके द्वारा ही मेंटेन किया गया है, या वो कह दे कि चलिए आप अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लें, आप अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा लें, तो वो ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगा आपका? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। या कुछ स्पेसिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ जी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जिनको रिकमेंडेड किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने एम्प्लॉयज़ इलाज करवा सकते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। देखिए, पहला कहाँ पे ट्रीटमेंट? एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में। दूसरा कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तीसरा कहाँ पे? गवर्नमेंट के कहने पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। समझ में आ रहा है? चौथा इलाज, अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ है,
भयंकर बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, हाँ जी, दिल दहलाने वाली बीमारियाँ, अगर आपको, हाँ जी, दिल दहलाने वाली बीमारियाँ, ब्लड कैंसर, कैंसर, यस, हार्ट फेल, किडनी फेल, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अगर ऐसी कोई बीमारियाँ होती है, भगवान ना करे किसी को हो, अगर किसी एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड डिजीज़ है और उस स्पेसिफाइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप्रूव कर दिया, उनको स्पेसिफाई कर दिया, तो कहाँ पे इलाज लिया आपने? स्पेसिफाइड अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पेसिफाइड अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। अच्छा, वो हॉस्पिटल किसने अप्रूव्ड किए हैं? अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा अप्रूव हो रहा है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर साहब ने कह दिया कि इन इन बीमारी के लिए, बड़ी बड़ी बीमारी, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखा आएगा स्पेसिफाइड डिजीज़, इन इन बीमारी के लिए आपको इन इन हॉस्पिटल में आप क्या है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उस ट्रीटमेंट का पैसा यदि आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो वह एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर ये 4 जगह इलाज हो रहा है, पहला हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के कहने पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, या स्पेसिफाइड डिजीज के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, अगर वहां पे इलाज हो रहा है और इसका पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के लिए या उसके परिवार वालों के ट्रीटमेंट के लिए, तो बेटा क्या होगा? नथिंग शैल बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया चीज़? अच्छा, इसके अलावा कोई भी कारण हो, इसके अलावा कोई भी कारण हो, और वो कारण क्या है? हाँ जी, इसके अलावा यदि कोई और कारण होता है बेटा, एनी अदर फैसिलिटी इन इंडिया, सपोज कीजिएगा अब आपको सर्दी जुकाम लगा है, हालांकि आज की डेट में तो सर्दी जुकाम बड़ा भयंकर बीमारी है साहब, हाँ जी, सबसे पहले पकड़ के ले जाएंगे आपने को। हाँ, सपोज थोड़ा सा आपको सर्दी जुकाम लगा है और आप कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैं तो जो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है उसमें नहीं दिखाऊंगा, मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं दिखाऊंगा, मैं, अच्छा, ये सर्दी जुकाम की बीमारी ऐसी तो कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड हॉस्पिटल रिकमेंड करे। ये अलग बात है, अभी रिकमेंड किया हुआ है कि सब लोग अपने गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे, स्पेसिफाइड डिजीज़ है नहीं कोई, तो ये इसमें तो आता नहीं। हाँ जी, आपने यहाँ पे जाना था, यहाँ आप गए नहीं, हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, वहाँ जाना था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना था, वहाँ गए नहीं, आपने तो कह दिया ना साहब, अपने को तो, मैं तो मेडिपल्स में जाऊँगा, या मैं तो फोर्टिस में जाऊँगा, या मैं तो अपने सर्दी जुकाम का इलाज करवाने के लिए मैं तो मेडिसिटी गुड़गांव के हॉस्पिटल में जाऊँगा, और आप चले गए, और एम्प्लॉयर ने आपका खर्चा भी उठा लिया, तो एनी अदर केस, फॉर एग्जाम्पल मैंने फैमिली डॉक्टर का बात कह दिया कि साहब नहीं नहीं, आप तो कहते हो मेरा फैमिली डॉक्टर है, मैं तो उसी को दिखाऊंगा, और उसकी पर्ची आपने अपने एम्प्लॉयर को पकड़ा दी और उसने एम्प्लॉयर ने पे भी कर दिया, तो बेटा जी ये परक्विजिट्स है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया यदि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया यदि एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में है, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया यदि प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उसके लिए है, या स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में है, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है? उसका पेमेंट आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और केस है और उसका पेमेंट आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ये मेडिकल फैसिलिटी किस किस को मिल सकती है? एम्प्लॉय को मिल सकती है या उसके हाउस होल्ड मेंबर्स को मिल सकती है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ पे बात करें मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी क्या है आपका? आउटसाइड इंडिया। ओहो, बाहर ले जाना पड़ेगा। अरे सर, अभी तो बाहर से जो अंदर आ रहे हैं वो गड़बड़ है, लेकिन भैया ये रूल तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जा रहे हो, किसी को यूएस ले जा रहे हो, अरे यूएस की तो हालत अभी वैसे ही खराब है। हाँ जी, तो बताओ कौन कौन से, अगर किसी को बाहर जाना हो तो कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, यानी कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं? पहला एक्सपेंडिचर्स क्या होगा? ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर होगा। किसका एक्सपेंडिचर होगा? ट्रैवलिंग का, यानी आने जाने का खर्चा होगा। अच्छा, अगर कोई आदमी बीमार है तो क्या वो अकेला ही जाएगा या उसके साथ में कोई अटेंडेंट भी जाएगा?
खर्चा कंपनी वाले दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले वाले को ले जाओगे, कोई तो अटेंडेंट जाएगा ना। तो मान लेते हैं एक अटेंडेंट भी जा रहा है, कितना जा रहा है, एक अटेंडेंट जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की। किसकी बात करें, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की। इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट हु अकम्पेन पेशेंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, जब हम बाहर जाते हैं तो विदेशों में खर्चा होता है। अच्छा, यहाँ से आने जाने का आपने टिकट बुक करवाया तो आने जाने का टिकट बुक करवाया, देखिए बात क्या चल रही है, परक्यूजिट्स की बात चल रही है। यानी आपका खर्चा कौन बियर कर रहा है? अगर आपका खर्चा आप खुद बियर कर रहे हैं, कोई परक्यूजिट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन यदि आपका एक्सपेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो क्या है, वह परक्यूजिट्स है। तो बेटा जी यह टैक्सेबल होगा, यह टैक्सेबल होगा, लेकिन कब टैक्सेबल होगा? आपकी अगर ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, तब तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो दिस इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि आपका जीटीआई जो है, यदि आपका जीटीआई कितना है, अप टू, यदि आपका जीटीआई अप टू 2 लाख है, अप टू कितना है, 2 लाख है, तब तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल किया है ये टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर जीटीआई आपका, अगर जीटीआई क्या है आपका, अगर ये जीटीआई ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन कितना रेट, 2 लाख रुपया है, तो फिर ये आपके लिए कंप्लीट पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ जो है ना, ये आपका पूरा कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया आपको ये पॉइंट? हाँ जी सर, समझ में आया। तो अगर यहाँ पे क्या दिखना है, एग्जेम्प्ट ओनली इफ जीटीआई ऑफ एम्प्लॉय कंप्यूटेड बिफोर। अच्छा, वो जीटीआई कैसे कंप्यूट करना है? जीटीआई में क्या होगा, सारी इनकम उसमें ऐड कर दो, सिर्फ क्या ऐड नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को ऐड नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को ऐड नहीं करना, बाकी सारी इनकम को उसमें ऐड कर दो। यदि कोई और दूसरी तीसरी इनकम है वो भी उसमें ऐड कर दो और ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो। तो वो अगर 2 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या उससे कम है, तब तो ये जो कॉस्ट करी है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नहीं तो ये पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गई चीज़? अच्छा, अब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे खर्चा और कहाँ पे होगा भैया, वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा होगा, बिल्कुल रहने खाने पीने का खर्चा होगा। अरे मरीज का इलाज है तो इलाज का भी तो खर्चा होगा। हाँ जी, तो अब वहाँ चले गए, वहाँ खर्चा किया, तो अब आप मुझे बताओ वहाँ पे खर्चा आप क्या रुपीज़ में करोगे क्या? सपोज़ आप ऑस्ट्रेलिया चले गए या यूके चले गए या सपोज़ आप यूएस चले गए, वहाँ पे आपको खर्चा करना है, तो अब आप खर्चा किससे करोगे, रुपीज़ में पे करोगे या डॉलर में पे करोगे? रुपीज़ में पे करोगे, राइट ना? अरे नालायक, रुपीज़ में नहीं, किस में पे करेंगे, डॉलर में पे करेंगे बेटा। तो हाँ जी, तो डॉलर में पे करेंगे तो फिर यहाँ पे हम डॉलर कहाँ से लेके जाएंगे, आरबीआई से लेके जाएंगे। तो हमको यहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब आप जाते हैं ना बाहर ट्रीटमेंट के लिए, तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है। आरबीआई अप्रूव करता है, हाँ भैया इस एक्सपेंस के लिए इतना, इस ट्रैवल के लिए या इस बीमारी के लिए इतना खर्चा आप कर सकते हो। आरबीआई एक लिमिट देता है, अगर उस लिमिट तक आप खर्चा करते हो तब तो क्या है, आपका एग्जेम्प्ट है, और उससे ज़्यादा करते हो तो जितना ज़्यादा किया है वो क्या है, आपका टैक्सेबल है। वापस ये सारे खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर आरबीआई की लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर दिया एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए, तो जितना ज़्यादा किया है उतना क्या हो जाएगा, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। और आरबीआई लिमिट तक वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई, आरबीआई की जो लिमिट है वहाँ तक वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ रही है चीज़? चलिए, होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेडिकल फैसिलिटी किस किस को दी जा सकती है, ये मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी जा सकती है या उसके फैमिली मेम्बर्स को दी जा सकती है। तो फैमिली मेम्बर्स में अब इंक्लूड कौन कौन होगा भैया, फैमिली मेम्बर्स में इंक्लूड कौन कौन होगा? तो सबसे पहले भैया जीवन साथी और आपके बच्चे, ये तो आपकी फैमिली में इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो जीवन साथी, स्पाउस, जीवन साथी और आपके बच्चे।
इसके अलावा माँ बाप भाई बहन इनको भी आपकी फैमिली में इंक्लूड किया गया है, बशर्ते वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट हो। समझ में आ रही बात? तो और कौन कौन है? पेरेंट्स प्लस ब्रदर प्लस सिस्टर, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकता है, बट दे ऑल मस्ट बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। तो अगर ये लोगों, अगर आप सपोज कीजिएगा ये हैं, यानी कि ये मीनिंग ऑफ फैमिली ये हो गया है, इनके ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है और वो इंडिया में है, कहाँ पे है? इंडिया में है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में इसके लिए है, तब तो क्या है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। और इसके अलावा कुछ भी है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। अच्छा, अगर बाहर गए हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपकी GTI अप टू 2 लाख रुपीज़ है, GTI आपका अप टू कितना है? 2 लाख रुपीज़ है, तब तो क्या है आपका? नॉट टैक्सेबल। और GTI 2 लाख से ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जब मैं GTI की कैलकुलेशन करूँगा तो उसमें सिर्फ एक अमाउंट नहीं लूँगा, वो कौन सा नहीं लूँगा? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल्स नहीं लूँगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल नहीं लूँगा। बाकी ये वाला, ये जो खर्चा है ना, इसको तो लेना पड़ेगा, इसको तो लूँगा। अगर ये कुछ टैक्सेबल हो तो, अगर इसमें से कुछ पोर्शन टैक्सेबल हो तो ये वाला खर्चा तो लेना पड़ेगा। बाकी और कोई खर्चा, समझ में आ रही बात? तो कौन सा खर्चा नहीं लेंगे? कॉस्ट ऑन ट्रैवल। अभी हम इस छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, उसके बाद में फैमिली में कौन कौन आते हैं? स्पाउस आता है, चिल्ड्रन आता है, ये चाहे डिपेंडेंट है या नहीं है, मैरिड हैं या नहीं है, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। स्पाउस और चिल्ड्रन तो आएंगे आएंगे। पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब आपके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, ये अलग बात है, कभी कभी हमारे जीवन साथी के पेरेंट सिस्टर का भी इलाज हमें करवाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स ब्रदर या सिस्टर, बट दे ऑल मस्ट बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। चलिए, इस मेडिकल फैसिलिटी पे क्वेश्चन कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 32। आपके नोट्स का ये प्रॉब्लम नंबर 32। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय इन ABC लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ₹12,000 पर मंथ। तो कितना है ये? 12,000 पर मंथ। हाँ जी। उसके बाद में क्या हुआ? DA कितना है आपका? 2,000 रुपीज़ पर मंथ। मेडिकल अलाउंस, ओ माय गॉड, दिस इज मेडिकल अलाउंस ₹200 पर मंथ। बताओ, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है यार? बिल्कुल टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹300 पर मंथ। बताओ, एंटरटेनमेंट अलाउंस का इसको डिडक्शन मिलेगा क्या? 16 मिलेगा? बोल बोल, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और ये किस में है? ABC लिमिटेड में है बेटा। किस में है ये? ABC लिमिटेड में है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी। दिस इज ABC लिमिटेड, होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद में क्या? एम्प्लॉय इनकर्ड रुपीज़, ओहो हो, एम्प्लॉयर इनकर्ड, अच्छा एम्प्लॉय यहाँ से पढ़ना है। एम्प्लॉयर हैज़ पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ ₹100 पर मंथ ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। याद करो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, तो पहले क्या होगा? ऐड होगा, फिर क्या होगा? लेस होगा। एम्प्लॉयर इनकर्ड ₹3 लाख ऑन हिज ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। आ गया पॉइंट, आ गया भैया, आ गया 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 आ गया, ये इस तो पॉइंट है, ये पॉइंट है सर। हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय ने क्या किया? 3 लाख। अब देखो समझो, ट्रीटमेंट में कितना, बाहर ट्रीटमेंट में कितना खर्च किया? 3 लाख का। याद करो, ये छोटा सा चार्ट वापस देखते हैं। बाहर खर्चा कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए तो हमें GTI कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 लाख का GTI है या नहीं है। लेकिन मेडिकल के लिए और स्टे अब्रोड के लिए तो क्या देखना पड़ता है? RBI की लिमिट कितनी है, RBI की लिमिट कितनी है। अब देखें, एम्प्लॉय ने 3 लाख रुपये ट्रीटमेंट पे खर्च किया है, RBI की लिमिट कितनी है? 2,80,000। RBI की लिमिट कितनी है यहाँ पे? 2,80,000। तो 2,80,000 तक तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का 20,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? अच्छा, अमाउंट इनकर्ड ऑन स्टे इज ₹1 लाख। तो स्टे पे भी RBI का ही परमिशन लेना होता है। स्टे 1 लाख रुपए का किया, परमिटेड बाय 90,000 RBI के द्वारा परमिटेड है, तो 10,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 क्या हो जाएगा दोस्त? टैक्सेबल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग इज ₹1,10,000। अब यह टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम का। किसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा? ग्रॉस टोटल इनकम का हमारे पास में हमको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड।
समझ में आ रहा है चीज़? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद में he has income under the head house property rupees 50,000 and deduction allowed under section 80C to 80U is rupees 10,000. Compute the income from salary. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो 2 लाख की कैलकुलेशन करते हैं कि उस 2 लाख की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि भैया वर्किंग नोट में सिंस वी नीड टू चेक दैट ग्रॉस टोटल इनकम इज एक्सीडेड रुपीज़ 2 लाख और नॉट, बुक किस तरह चेक होगा। तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे आपका आ जाएगा क्या, बेसिक पे। क्या आ जाएगा आपका, दैट इज़ बेसिक पे आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या आ गया आपका, बेसिक पे। अच्छा, बेसिक पे कितना है भैया, बेसिक पे कितना है, 12,000 रुपया ना, ये 12,000 पर मंथ, तो 12,000 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा आपका 1,44,000। उसके बाद में क्या है, डी ए कितना है आपका 24,000। समझ में आ रहा है? फिर आपके क्या है, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है पूरा पूरा, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल पूरा पूरा आपका कितना 2400। अच्छा, उसके बाद क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक बार तो डालो भैया, एंटरटेनमेंट अलाउंस तो पूरा ही टैक्सेबल होगा क्योंकि इसके लिए वैसे भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स था उसको भी ऐड करो भैया, प्रोफेशनल टैक्स को भी ऐड करो, चलो ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये देखो भैया, हमें कौन सी, ये 2 लाख जीटीआई 2 लाख कंप्यूट कर रहे हैं, तो जीटीआई 2 लाख कंप्यूट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो नीचे जो दोनों चीज़ें हैं इनका जो टैक्सेबल पोर्शन है वो तो इंक्लूड किया जाएगा। हाँ जी, वो तो इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर मैं बात कहूँ ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया जो ट्रीटमेंट करवाया आपने, 3 लाख रुपए खर्च किए, 3 लाख रुपए खर्च किए, यस, तो आरबीआई की परमिशन कितनी थी, 280। तो बेटा टैक्सेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 लाख माइनस 280, तो टैक्सेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 20,000 टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गया? सेम स्टाइल में स्टे अब्रोड का आपका टैक्सेबिलिटी कितना हो जाएगा, 10,000 आपका टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। समझ में आया आपको? अच्छा, क्या इंक्लूड नहीं करना है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है क्या इसको इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं यार, इसी के लिए तो 2 लाख देख रहे हैं हम, इसी के लिए तो क्या देख रहे हैं अपन, 2 लाख देख रहे हैं। तो भाई साहब अब आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितना आ गया इसका, 2,05,000। अच्छा, अब ये ग्रॉस सैलरी 2,05,000 आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, इतना ग्रॉस सैलरी का डिडक्शन कितना है आपका, 50,000 का डिडक्शन। ये सैलरी का ही डिडक्शन है बेटा, ये सैलरी का ही है, ये 80C से 80U का नहीं, ये किसका है, सैलरी का ही है। लेस डिडक्शन ये मिलेगा नहीं क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना है, 1,54,000। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना है, 1,54,000। सर हम 2 लाख से कम है हमारी इनकम 2 लाख से कम है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ ट्रेवल हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा सर। अरे रुक मेरे भाई, वहाँ पे क्या लिखा है देख मेरे भाई, वहाँ पे लिखा है जीटीआई, वहाँ पे क्या लिखा है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम मेरे भाई, वहाँ पे सैलरी नहीं लिखा है। ग्रॉस टोटल इनकम में पांचों हेड की इनकम को कंप्यूट करते हैं, ऐड करते हैं। तो देख यहाँ पे हिज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 50,000 है। तो क्या हमको इसको भी ऐड करना पड़ेगा क्या, हाँ मेरे दोस्त इसको भी ऐड करना पड़ेगा। कितना है वो, 50,000 है। तो अब बता तेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, तेरी आई 2,04,000। तो सर इसमें से ये 80C से 80U का डिडक्शन लेस करेंगे क्या, क्यों करेंगे मेरे भाई, हमें तो ग्रॉस टोटल इनकम ही तो कंप्यूट करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को ही तो चेक करना है। और ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है, इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन या अंडर चैप्टर 6 से, इफ यू रिमेंबर 80C से 80U का डिडक्शन। तो ये जो 10,000 है ना बेटा, 10,000 ये यहाँ पे इस 2 लाख को चेक करने के लिए यहाँ से लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर उसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्या होगा उसके लिए, टैक्सेबल होगा। तो आओ अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। चलिए फास्ट करेंगे, क्या क्या होगा, बेसिक पे कितना है बेटा आपका, वही 1,44,000। फिर आपके पास में डीए आएगा, डीए कितना है आपका, वही 24,000। सब कुछ वही रहेगा, मेडिकल अलाउंस भी वही रहेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपका वही रहेगा, सेम वही रहेगा। और उसके बाद में आपका प्रोफेशनल टैक्स भी वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा मेरे दोस्त। और उसके बाद में ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया भी वही रहेगा, हाँ ये भी वही रहेगा, और स्टे भी वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। और एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर,
ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो नीचे, अगर समझो समझो समझो, अगर ये 2 लाख तक ही आता ना, अगर ये 2 लाख ही होता ना, सपोज करो ये 2 लाख ही होता, 2 लाख से कम होता, तो बेटा फिर ये यहाँ पे ऊपर जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये 1-10 आता ही नहीं, यहाँ पे मिल आ जाता है। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये पूरा पूरा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मैं, बिकॉज GTI is greater than 2 lakh, that's why it is taxable, that's why, हाँ जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर क्या है आपके, टैक्सेबल है। समझ में आ गया चीज़? चलिए साहब, तो वही ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी हो गई, 3,15,000। सिंपल सी बात है, देखो यार आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितना आया था, दैट इज़ 2,05,200, 2,05,200। तो लेकिन उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, 1,10,000 ऐड कर दिया, तो अब कितना हो गया, 3,15,200। इसमें से क्या लेस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, प्रोफेशनल टैक्स लेस होगा नहीं सॉरी, प्रोफेशनल टैक्स तो होगा लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होगी, तो -50,000 नील 12,000। तो आपका सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ गया मेरे दोस्त, वो आ गया 2,64,000। होप यू अंडरस्टूड, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा साहब, तो इनकम फ्रॉम क्या है आपके पास में, हाउस प्रॉपर्टी भी है, कितनी इनकम है, 50,000। तो अब आपका GTI कितना है मेरे यार, दैट इज़ 3,14,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम, लेस डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन लेस करते हैं 10,000। तो आपकी जो टोटल इनकम आती है, आपकी इनकम कितनी आती है जी, टोटल इनकम 3,04,000। समझ में आया ये चीज़? अच्छा, और उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आप करेंगे तो आपका वही अमाउंट आ जाएगा, दैट इज़ टैक्स लायबिलिटी आपकी नील। रिबेट 2,700 रुपये टैक्स लायबिलिटी आएगी, 87A की रिबेट मिलेगी। हाँ जी, नए स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ से आपके काम का नहीं है, यहाँ से आपके काम का नहीं है, आप तो बस इसमें राजी रहें, आप तो बस इसमें राजी रहें। तो समझ में आया आपको किस तरह से क्वेश्चंस करना है? अगर मेडिकल फैसिलिटी का क्वेश्चन आता है, अगर अब्रॉड का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप ये देखें वो 2 लाख की लिमिट है या नहीं है। इस 2 लाख की लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करते हैं, बाकी सारे टैक्सेबल पर्क्स हो गए, टैक्सेबल अलाउंसेज इसमें ऐड कर देते हैं सर। समझ में आ गई? और कोई इनकम भी है तो वो भी हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा, यहाँ पे क्या बोलता है वो कहता है ग्रॉस टोटल इनकम, और किसी हेड की भी इनकम हो तो उसमें ऐड कर दो, और वो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपका जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर जो आपके एम्प्लॉयर ने किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टैक्सेबल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा आपको, क्लियर? तो ये है आपका एक सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं इसको हाइड करता हूँ और अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज़ भी कर लेता हूँ, तो देखिए ये आपका पूरा सॉल्यूशन आ गया और ये नीचे वर्किंग नोट आ गया। आप वर्किंग नोट तो मैंने आपको बड़ा बनाया क्योंकि समझाने के लिए बनाया है, आप चाहें तो इतना बड़ा ना बना के शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। यस, अच्छे से पढ़ाई करें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय। यस, होप आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही है, आप समझ रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, सो